मदीना कॉलोनी में बिजली की तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गईं। 20 साला फरहत में अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। आपको बताते चले, मदीना कॉलोनी में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बिजली की तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं, जबकि 20 साला फरहत में अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि 3 बच्चियां करंट लगकर झुलस गई हैं। इनमें से 20 साला फरहत म्यो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि बाकी 2 बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। यह वाकया पेश आया है मदीना कॉलोनी में, जहां बिजली की तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। म्यो अस्पताल में 20 साला फरहत दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चले कि 20 साला फरहत करंट लगकर झुलस गई थी और म्यो अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां दौरान इलाज वो दम तोड़ गई है। उसके अलावा मजीद 2 बच्चियां जो हैं वो जेर इलाज है और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकया पेश आया है मदीना कॉलोनी में, जहां बिजली की तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनमें से 20 साला फरहत म्यो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई है, जबकि बाकी 2 बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मदीना कॉलोनी में बिजली की तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं, जिनमें से 20 साला फरहत म्यो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। 20 साला फरहत है जो कि म्यो अस्पताल में जेर इलाज थी और वो वहां पर जेर इलाज दम तोड़ गई है, जबकि मजीद 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये 3 बच्चियां करंट लगकर झुलस गई थी, जिनके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। म्यो अस्पताल में वो जेर इलाज हैं। इन 3 बच्चों में से 20 साला फरहत जो है दौरान इलाज ही दम तोड़ गई है और बाकी 2 बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मदीना कॉलोनी में ये वाकया पेश आया है। बिजली के तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और दौरान इलाज 20 साला फरहत दम तोड़ गई है, जबकि बाकी 2 बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चले कि मदीना कॉलोनी में बिजली के लटकते तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं और आपको बताएं कि 20 साला फरहत म्यो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक है। नुमाइंदा हसन खालिद से मजीद जानते हैं, जो कि इस वक्त म्यो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, एक बच्ची जो है दम तोड़ गई है दौरान इलाज, बाकी 2 की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं? हसन खालिद से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मदीना कॉलोनी में बिजली के तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं। जुबैर अरवान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी जुबैर अरवान, बताइएगा, मदीना कॉलोनी में ये वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात हैं, किस तरह से करंट लगा है बच्चियों को, बताइएगा। ग्राउंड मदीना कॉलोनी का ये वो घर है जहां पर नाखुशगवार वाकया पेश आया है। छत के ऊपर 3 बच्चियां खेल रही थीं, जिन्हें घर के ऊपर हाई वोल्टेज गुजरती तारों की वजह से करंट पड़ा है। 2 बच्चियां झुलस गईं, जबकि 1 बच्ची की मौत वाकया हो चुकी है। मैं इस वक्त घर की छत पर मौजूद हूं। ये वो नुक्कर बताई जा रही है जहां पर बच्चियां खेल रही थीं और ये बिल्कुल सामने ये वो तारें हैं जिनकी वजह से बच्चियों को करंट पड़ा है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस बच्ची की मौत वाकया हुई है उससे पहले यहाँ से करंट लगा, छत के नीचे से गिरी और उसे आग ने पकड़ लिया। इलाका मकीनों की जानिब से और जो अहले खाना थे उनकी जानिब से रेस्क्यू को आगाह किया गया, जिन्होंने बच्चियों को मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 2 बच्चियां इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में मेयो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि 1 बच्ची की डेथ हो चुकी है। अब जो मालिक मकान है उनसे बात करते हैं कि ये नाखुशगवार वाकया कैसे पेश आया है। सर, मुझे ये आप बताएं कि ये कैसे वाकया पेश है? कि बच्चियाँ ऊपर खेल रही थी, तो वो हम नीचे थे, हमें नहीं पता था, हम सब काम पर गए थे। बच्चियाँ ऊपर खेल रही थी, वो कहती कि हम खेल के, मेरा वालिद साहब पापा जान मेरे सामने खड़े थे, लेकिन वो कोई इधर थी कोई उधर थी, लेकिन वो तार के पास गई, तार ने वो खुद ही खींचा है और इसकी वजह से उनकी एक नीचे गिर गई है और 2 इधर जल गई हैं और इसकी वजह से पूरा घर में सारी वायरिंग वूरिंग सब जल गई है। ये सारा वाकया हुआ है और फिलहाल कुछ नहीं। इस वक्त घर की लाइट भी बंद है। देखते ही देखते आग ने बच्ची को पकड़ लिया था। बुजुर्ग मौजूद हैं। सर, हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि इससे कबल भी कोई ऐसा इस इलाका में वाकया पेश हो चुका है? जी हाँ, ये सामने नज़र आ रही है बिल्डिंग वो कोने पे, तो वहाँ से भी एक बच्चा गिरा था नीचे
वो नीचे आया और वो भी शदीद हालत में, ऐसे ही धमाका ही हुआ था, वो भी बिजली गई। तो इंतज़ामिया को आपने आगाह किया, वापडा वालों को क्या कहते हैं? वो सर वो बस आते हैं, जो कार्रवाई होती है थोड़ी बहुत वो करके चले जाते हैं, कोई उसके बाद एक्शन नहीं लेता है, ना ही कुछ कार्रवाई होती है। तो इनका ये भी कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी ये बिल्कुल सामने छत है, अगर कैमरामैन शायद आपको सामने की सूरत हाल दिखा सके तो इनका कहना है कि उस सामने वाली छत पर भी एक बच्चा खेल रहा था, कुछ अरसा कबल उस बच्ची को भी ऐसे ही करंट लगा, लेकिन वो झुलस तो गया मगर बच गया था। तो इनका ये कहना है कि हम इंतज़ामिया को भी बाहरिया आगाह कर चुके हैं, मगर अभी तक इन हाई वोल्टेज तारों का कोई सदेबाब नहीं हो सका। इनका ये भी कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ख़तरा है। जी ठीक है ज़ुबैर रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चले नाजरीन को एक बार फिर से, मदीना कॉलोनी में बिजली के तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं। मदीना कॉलोनी में बिजली के तारों से करंट लगकर 3 बच्चियां झुलस गई हैं, जिनमें से 20 साला फरहद में अस्पताल में दौरान इलाज ही दम तोड़ गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि 3 बच्चियां जो करंट लगने से झुलस गई थी, जिनको म्यो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से एक मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि 2 की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मदीना कॉलोनी में ये वाकया पेश आया है, जहां पर करंट लगने से 3 बच्चियां झुलस गई हैं। हसन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस वक्त म्यो अस्पताल के बाहर मौजूद है। हसन खालिद, बताइएगा, 3 बच्चियां अस्पताल मुंतकिल की गई, एक मौका पर ही दम तोड़ गई, 2 की हालत कैसी है और क्या क्या उम्र है बच्चियों की? जी हाँ, बिल्कुल। लेस्को की गफलत के बायस आज एक और गरीब का घर जो है वो उजड़ चुका है, और ये मदीना कॉलोनी 7 अप फाटक की रहायशी 3 सगी बहनें थीं जो तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब अपने घर की छत पर गई और हाई वोल्टेज तारों के छू जाने के बायस जो है वो तीनों बुरी तरह से झुलस गई, जिन्हें फौरी तौर पर मियां हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर 20 से 21 साल उम्र बताई जा रही है, जिसका नाम फरद था, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुकी है। जबकि दीगर जो 2 बहनें थी, जिनमें एक 13 साला फरा है और 8 साला कोमल है, वो अभी भी तशवीशनाक हालत में इस वक्त सर्जिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम होंगे इन 2 बच्चियों के लिए। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लिहाजा ट्रीटमेंट और तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर जो बच्चियों के वालिद और दीगर अहले खाना है वो मौजूद हैं और उन्होंने लेस्को के खिलाफ एहतजाज भी किया है इस नाअहली के ऊपर। कुछ बात भी करेंगे उनसे। मेरे साथ इस वक्त बच्ची के जो वालिद है वो मौजूद है, उनका क्या कहना है इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम बजम, दसो कि कितने बजे वाक़या पेश थे, किस तरह पेश आया वाक़या? 8-9 वजे का वाक़या है जी। अपने बच्चियां धुप पर गई, उत्ते तार लग गई है, ਜਿਹੜੀ 20-22 साल की बच्ची है फौत हो गई है। बाद जी फरा सी अपने 13 साल की है, 12-13 साल की, उन्होंने भी बिजली लग गई है। फिर भाव के दूजी लग गई है। फर्त जी है अपने उम्र वो है 7-8 साल की, वो बहुत हालात नाल अपने इतने पईयां ने हस्पताल। तो गरीब आदमी है, मेरी बच्ची जी 22 साल की फौत हो गई, हस्पताल अपने थाने पे लै गए ने। तो गरीब आदमी, मैं तो किराया भी कोई नहीं मेरे को, ना मैं किराया दे सकता, मैं एडी दूर लै जाना बिहाड़ी जिले च, चक नंबर 3 मेरी रहायश है। ठीक है। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके फौरी बाद आप जब लेकर आए तो अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? बाकी जो 2 बच्चियां अभी ज़ेरे इलाज हैं, डॉक्टर ने कहा था कि इनको ये 72 घंटे तक तो हम अपने पास रखेंगे, और जो दूसरी है उसकी 3 बजे के करीब मौत हो चुकी है। तो वो कह रहे थे ये ज़ेरे इलाज है, इंशाल्लाह बच जाएंगे, लेकिन इनकी हालत जो बहुत नाजुक है दोनों की, जिसका नाम, एक का नाम कोमल है और एक का नाम फरा है। फरा की उम्र 13 साल और दूसरी की 8 साल। ये दोनों मेरी बहनें हैं। एक बच्ची, इनमें से एक बच्ची थी जो कि नईम साहब है मेरे साथ मौजूद, जो उनके घर पर काम भी करती थी, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा नईम साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इससे कबल भी हमने देखे हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश रहते हैं, कई जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन लेस्को की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। क्या इन तारों के गुजरने के हवाले से लेस्को को इससे कबल दरख्वास्त दी गई, कोई कंप्लेन की गई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक बच्ची मेरे घर पे काम करती थी और दूसरी बच्चियाँ भी आमने सामने कोठियों में काम करती थी। इनका वालिद इनको पहाड़ी से मिलने के लिए आया, तो ये अपने घर गई हैं इनको मिलने के लिए, तो छत पे चढ़ी धूप सेकने के लिए, तो ऊपर से तार, जो बिल्कुल घर के ऊपर से तार जा रही थी, जिसकी पहले भी लोगों ने दरख्वास्तें दी थी कि इस तार को यहाँ से हटाया जाए, तो वो SDO साहब जो इस इलाके के हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। तो आज बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो जो हमारे जो SDO है हमारे इलाका के कैवली ग्राउंड के, वो इस तरह अपने आप को बेफ करते हैं जिन्हें बहुत बड़े नवाब हैं। वो उनको जाके जो वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, वो सुनते हैं, वो समझते हैं कि मैं चेयरमैन राब्ता मैं लगा हूँ। तो मेरी वज़ीर पंजाब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे इसका सख्त नोटिस लिया जाए,
ये भी गरीब लोग हैं, हम जितना ताउन कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बरल हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इनसे ताउन किया जाए। इन्होंने लाश लेके बिहाड़ी जानी है और 2 बच्चियाँ ज़ेर इलाज हैं, तो जितनी हो सकता है इनकी इमदाद भी की जाए और जो लोग इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा से ऐसा हादसा पेश ना आए। बिल्कुल आपने देखा जी कि मुतलका अफसरान जो हैं वो शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, इसी वजह से वो पहले से कुछ सदबाब नहीं करते। इनका यही कहना था कि इससे कबल मुतअद्दिद बार मुतलका एसडीओ को भी दरखास्तें दी गई कि इन हाई वोल्टेज तारों के हवाले से जो है वो कोई पेशरफ्त की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 20 साला जो फ़रद थी वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी है, लेकिन उसकी जो दीगर 2 बहनें थी वो भी इस वक्त ज़िंदगी और बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तिबी इमदाद दी जा रही है, हुकाम से ताउन की अपील भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने वाले रास्तों पर पुल बनाने का फैसला किया गया है। सीटीओ लाहौर ने पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाने की तजवीज़ दे दी है। जिना अस्पताल के गेट, सर्विसेज अस्पताल के गेट पुल बनाया जाएगा, जबकि PIC के गेट के सामने भी पुल बनाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा फैसला किया गया है पुल बनाने का, कब से काम का आगाज़ किया जाएगा? कमिश्नर लाहौर और टीपा को मुरासला भिजवाया गया है कि ऐसे मुकामात जहाँ पर ट्रैफिक का रवानी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होती है, लेकिन वहाँ पर शहरी जो हैं उनकी पैदल बहुत ज़्यादा गुजरगाह है, इसलिए उस इलाके में ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएँ ताकि पैदल गुजरने वाले जो हैं वो पुल के ऊपर से गुजरें, ताकि यहाँ पर हादसात में कमी वाक़या हो और इसके साथ साथ ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसी हवाले से इब्तदाई तौर पर जिना हॉस्पिटल के सामने, सर्विसेज के सामने और PIC के सामने पुल बनाने की तजवीज़ दी गई है, ताकि यहाँ पर एक तो ट्रैफिक की रवानी इंतहाई तेज़ होती है, लेकिन जो भी मरीज़ों के रिश्तेदार या लवाहिकीन जहाँ पर होते हैं वो जब सड़क क्रॉस करते हैं तो वो ख्याल नहीं करते कि ट्रैफिक जो है वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रही है, तो वो दाएं बाएं देखने की बजाय जब यहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर हादसात का सामना करना पड़ता है और बेशतर औकात यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम रहती है। तो इसी हवाले से CTO की जानब से दरख्वास्त की गई है कि ऐसे मकामात पर ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएँ ताकि पैदल चलने वाले सड़क इस्तेमाल करने की बजाय पुल इस्तेमाल करें और हादसात में भी कमी वाक़या हो। और यहाँ पर चूँकि एमरजेंसी सारी मूवमेंट होती है तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सही, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे क्रीम ब्लॉक का। क्रीम ब्लॉक मार्केट के स्टॉल मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। स्टॉल मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से स्टॉल खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास लाखों का माल अभी भी मौजूद है। अगर हम सर्दी का माल फरोख्त ना कर सके तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें 25 दिसंबर से एक दिन पहले स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपना बचा हुआ माल फरोख्त कर सके। आपको बता रहे हैं कि एहतजाज किया जा रहा है क्रीम ब्लॉक मार्केट में स्टॉल मुलाजमीन की जानिब से। अली रजा से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। के लिए रजा, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर क्रीम ब्लॉक मार्केट के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पर मार्केट के मुलाजमीन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस बात पर एहतजाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो मुलाजमीन यहाँ पर जमा हैं, आखिर क्या वजह है, किस बात पर एहतजाज किया जा रहा है? ये मुलाजमीन नहीं है, ये यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं ये, लेकिन कुछ हमारी भी दुकानदारों की भी कुछ ज़्यादती है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और इन लोगों हमारी ज़्यादती की वजह से इनको भी तंगी आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस बाकर हुसैन और DCO साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि ये इंक्रोचमेंट जो है ना, ये एक नसूर भी बनी हुई है और ट्रैफिक के लिए ये रुकावट भी है। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन है कि ये सब लोग, मैं सीनियर रहनुमा हूँ क्रीम ब्लॉक मार्केट का, 13 साल मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ और अब भी मैं यानी कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ इलेक्शन के लिए। लेकिन ये लोगों की एक, अभी मैं रोज़ाना यहाँ पे बैठता हूँ और ये लोग मेरे पास आते हैं। एक साहब मेरे पास आया, मेरी बच्ची को निमोनिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने हॉस्पिटल दाखिल करवाना है। मैंने उसको, उसकी जब ये हालत देखी, मैंने उसको पैसे दिए कि बच्ची को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। इनकी ये हालत ज़ाहिर है कि ये बेचारे इस वक्त रोटी से भी आतर हैं। मैं
और जस्टिस बाकर हुसैन और डीसीओ साहब से और कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा ये 25 दिसंबर आने वाली है। ये लोग 2-2, 3-3 लाख के मकरूज़ हैं, इन्होंने कर्ज लेकर ये माल वगैरह ख़रीदा हुआ है। सर्दी दोबारा नहीं आनी, 25 दिसंबर तक इनका माल बिकना है, उसके बाद इनका माल मिट्टी हो जाएगा और ये बेचारे कर्ज में डूब जाएंगे। तो खुदारा इनको 6 बजे के, मैंने एक रिक्वेस्ट किया, महकमे से भी कर रहा हूँ और इनसे भी कर रहा हूँ कि 6 बजे 4 घंटे के लिए इनको थोड़ा सा वक्त दे दें, ये अपना 25 दिसंबर तक अपना माल निकाल लें ताकि ये अपने हालात और अपने घरेलू मामलात को सीधा पदरा कर लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर लोगों की जानिब से अपील की जा रही है कि 25 दिसंबर आने वाली है और क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल ख़रीद रखा है और इनकी अपील ये है कि जिन्हें 25 दिसंबर यहाँ पर स्टॉल लगाने की इजाज़त दीजिए ताकि इनका जो स्टॉक जमा है उसे सेल कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी मुलाजिम मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि ये जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट थी सारे उठा दिए गए, तो इसके अल्टरनेटिव भी आपको हुकूमत ने कोई जगह प्रोवाइड की है? नहीं जनाब, इसके अल्टरनेटिव कोई जगह हमें प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सारे दुकानदार भाई हैं जो डेली कमाते हैं और डेली घर दे के जाते हैं और अपना सर्कल चलाते हैं। तो इस वजह से 15-20 दिन हो गए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। हर बंदा परेशान है, हर बंदे ने रोज़गार कमाना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। डेली आते हैं, सुबह को आते हैं, रात को चले जाते हैं खाली हाथ, कुछ नहीं लेके जाते। LDA वाले इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रात को 10:30-11 बजे जाते हैं, फिर भी कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना कोई सिस्टम कोई 200-400 जिसको जो कमा ले वो ले जाता है। अदरवाइज़ अल्टरनेट हमें कोई जगह नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं और उनका यही कहना है कि हमें कोई जगह प्रोवाइड की जाए या फिर हमें 25 दिसंबर आने वाली है तो हमें यहाँ पर स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि ये अपना माल बेचकर कुछ पैसे कमा सकें और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेहत के मैदान से खबर है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी की नाकामी पर शहर के तहसील लेवल अस्पतालों में ब्लड बैंक कायम ना हो सके। टीचिंग अस्पतालों के ब्लड बैंकों से खून का अतिया हासिल करके काम चलाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के टीचिंग अस्पतालों में कायम ब्लड बैंकों से छोटे अस्पताल मुंसलिक कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी की नाकामी की वजह से शहर के तहसील लेवल अस्पतालों में ब्लड बैंक कायम ना हो सके हैं और जबकि टीचिंग अस्पतालों के ब्लड बैंकों से खून का अतिया हासिल करके काम चलाया जाएगा। जाहिर चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा कि ब्लड बैंक कायम नहीं है, इनकी क्या वजह है और इसके बाद मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, ये पंजाब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह शहर के तमाम जो छोटे अस्पताल हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, जिनमें गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल, गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल, सोडीवाल अस्पताल, शादरा टाउन अस्पताल, इसके अलावा स्वामी नगर, चौहान रोड और पाथी ग्राउंड के जो क्लिनिक्स और हेल्थ कंपनी जो है इन अस्पतालों में ब्लड बैंक की सहूलत हाल फ्राहम नहीं कर सकी और इसमें कंपनी नाकाम रही, जिसकी वजह से इन अस्पतालों में इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का मरीजों को सामना है। उनके ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स नहीं हो पाते क्योंकि ब्लड बैंक मौजूद नहीं है। गायनी के जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं हो रहे। इस सूरत हाल पर अब ये कोशिश की गई है कि इनको किसी तरह इन अस्पतालों को चलाया जाए और इनको अब हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों के साथ मुंसलिक करके इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस जो है उसके टीचिंग अस्पतालों में कायम ब्लड बैंकों से खून का अतिया दिलवाने के जो है वो मुआहदा किया गया है और ये कहा गया है कि ये छोटे अस्पताल जो है वो टीचिंग अस्पतालों के ब्लड बैंक से मदद हासिल करके जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा करें। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये जो फार्मूला है ये भी कारगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब कंपनी जो है वो बदस्तूर इस जो है वो मामले में नाकाम दिखाई दे रही है। टीचिंग अस्पतालों में कायम ब्लड बैंकों से छोटे माल मुंतकिल कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक दौरे हुकूमत में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए का मेगा प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है। अरबों रुपए की लागत से शुरू होने वाला वजीर आजम एनर्जी सेवर प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। इसकी क्या वजह है जानेंगे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है उनसे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा मेगा प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, क्या वजूहात है इसकी?
साबिक दौरे हुकूमत में एक मंसूबा बनाया गया था ताकि तवानाई बुरहान है उस पर काबू पाया जा सके और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में एनर्जी सेवर्स फ्राहम किए गए थे ताकि वह सार्फिन में फ्री में तकसीम किए जा सकें। लेकिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को तकरीबन 4 अरब रुपए मालियत के 44 लाख के करीब एनर्जी सेवर्स फ्राहम किए गए। लेकिन अब 4 साल गुजरने के बाद रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि कंपनी की जानिब से वो तमाम जो एनर्जी सेवर्स हैं वो सार्फिन तक नहीं पहुँचाए गए, जिसकी वजह से अरबों रुपए मालियत से शुरू होने वाला मनसूबा जो है ताहाल नाकाम है। जिसके बाद अब चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट लेस्को की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें तमाम सब डिवीजन्स को वाज़ेह किया गया और सब डिवीजनल सतह पर ये बात सामने रखी गई है कि उनको कितने एनर्जी सेवर्स फ्राहम किए गए और उसमें से कितने जो हैं वो तकसीम किए गए और अभी जितने बकाए हैं वो अभी स्टोर तक नहीं पहुँचे। उसके साथ साथ बाद ऐसे भी सब डिवीजन्स हैं, बल्कि 80% के करीब ऐसी सब डिवीजन्स हैं जिनकी जानिब से ये रिकॉर्ड मुरतब करके फील्ड स्टोर में साबित नहीं करवाया गया। चीफ इंजीनियर की जानिब से यह भी कहा गया है कि रवा माह के आखिर तक अगर सब डिवीजनल दफातर की जानिब से रिकॉर्ड मुरतब करके स्टोर में साबित करवाया किया जाता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज़ महकमाना कार्रवाई भी अमल में की जाएगी और जो मुतल्लिक़ अफसरान होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब सिपरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का हितक अमेज रवैये पर लीगी रहनुमाओं के साथ साथ उनका अपना स्टाफ भी तंग आ गया है। हमजा शहबाज के स्टाफ ऑफिसर राना फरहान भी कुछ अर्सा कबल उन्हें छोड़कर चले गए थे, जबकि अपोजिशन लीडर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मूसा ने भी उन्हें छोड़ दिया। बादअज़ा CSO मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज ने भी मॉडल टाउन छोड़ दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा इस हवाले से। लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के हतक अमेज रवैये के बाइस न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी वसीम कादर और सैयद ज़ईन हुसैन कादरी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार की, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन का सेक्रेटेरिएट का स्टाफ भी जो है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के हतक अमेज रवैये के बाइस ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट छोड़कर चला गया है। ज़राए के मुताबिक चंद माह में ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हमजा शहबाज शरीफ के तब्दील हुए। कर्नल रिटायर्ड मूसा और मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज़ ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट को खैर बात कह दिया। बात यहीं पर रहती तो ख़त्म हो जाए। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू हमजा शहबाज शरीफ राना फरहान, जो गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से ज़ायद हमजा शहबाज शरीफ के साथ रहे, उन्होंने भी बदतमीज़ी की वजह से जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को छोड़ दिया है। और इसी हवाले से बताते चले कि ड्राइवर को जब डांटा गया कि गाड़ी साफ़ नहीं रखी जाती और मैली गाड़ी होती है, तो इसी बिना पर ड्राइवर ने भी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के शौकत नाम के जो है उन्होंने खैर बात कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब डिफेंस रोड भूबतिया चौक पर अनारकली इवेंट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। भूबतिया चौक डिफेंस रोड पर अनारकली इवेंट कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ क्रिकेटर इमामुल हक, अनारकली इवेंट कंपनी के CEO कासिम भट्ट, अदनान भट्ट, इमरान भट्ट, आसिम भट्ट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अनारकली इवेंट कम्प्लेक्स के CEO कासिम भट्ट का कहना है कि इवेंट कम्प्लेक्स 30 कनाल के रकबे पर मुहित है, जिसको स्पेशल डिजाइन किया गया है। कासिम भट्ट का मजीद कहना था कि अनारकली इवेंट कम्प्लेक्स में कस्टमर्स के लिए बेहतरीन खानों के साथ इवेंट डेकोरेशन आइटम्स भी मौजूद हैं। हमारा मेन जो मिशन है इस सारे बिज़नेस का वो ये है कि हमने अपने लाहौर के शहरियों को और बाकी पंजाब के शहरियों को हमने क्वालिटी फूड देनी है। हमारे लाहौर में यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड ये है कि शादी हॉल्स में या मार्कीज़ में खाने का मयार इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस पर हमारी मेन तवज्जो है कि हम खाने की क्वालिटी और इसके टेस्ट के मयार को लाहौर में टॉप पे लेके जाएँ। अनारकली इवेंट कम्प्लेक्स में बैक वक्त 1000 से ज्यादा अफराद को बेहतरीन सर्विस मुहैया की जा सकती है। कैमरामैन फारहान अंसारी के साथ उस्मान लियाज, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।